ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3। हमने आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन का जहां से छोड़ा था पार्ट, उसी के आगे हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। कुछ टॉपिक उसकी छूट गई थी, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसके टॉपिक कुछ छूट गए थे, वो यहाँ पर हैं जिसके विषय में आज हमको अध्ययन करना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के विषय में जैसा कि सबको पता है, 14 जुलाई 1789 को ये घटना फ्रांस में घटी और ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन मोनार्ची सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय द revolutionaries. Let's see what happened in the outbreak of the French Revolution. First, in the countryside means गांव की तरफ। गांव में क्या हुआ? In the countryside rumors spread from village to village. देहात क्षेत्र में क्या हुआ? गांव में एक अफवाह फैल गई that the lords of the manure were on their way to destroy the ripe crops through their hired gang. Clear? Next, due to fear, peasants in several districts attacked the castle of nobles, looted, hoarded grain and burnt down documents containing records of the manorial dues. It means of the fear of the nobles, the farmers or peasants were disturbed. So several peasants in many other districts attacked the castle of nobles. कैस्टल ऑफ नोबल्स यानी जो नोबल्स के किले थे, जमींदारों के किले थे, उस पर किसानों ने डर की वजह से आक्रमण कर दिया। डर क्या था कि ऐसा कहा जा रहा था कि जो लॉर्ड्स हैं उनके जो बड़े बड़े गोडाउन हैं, वो जो अनाज जिसमें रेडी करके रखे गए हैं वो क्या कर रहे थे, उसको नष्ट करके चले आ रहे थे, और जो फसलें तैयार थी उनको भी नष्ट कर रहे थे। थ्रो किसके द्वारा? दियर हायर्ड गैंग, यानी उन्होंने एक ऐसे गैंग को हायर्ड कर लिया था जो फसलों को नष्ट कर रहे थे। कौन सी फसलें? जो जमींदारों ने उगा के रखी थी, जो फसलें तैयार हो गई थी। क्यों? ताकि वो फसलें किसानों को ना मिलने पाए, ऐसी अफवाह फैल गई थी। तो ड्यू टू फियर, इस डर के कारण, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, किसान जो थे अन्य भिन्न भिन्न जिलों में, अटैक द कैस्टल नोबल्स, जो जमींदारों के किले थे, कैस्टल थे, उस पर अटैक कर दिया। लूटेड हार्डेड ग्रेन्स, और अनाजों को लूट लिया। एंड ब्रंट डाउन, और जला दिया डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? वही डॉक्यूमेंट्स जो कंटेनिंग रिकॉर्ड्स, इसमें रिकॉर्ड्स थे। कौन से रिकॉर्ड्स? ऑफ मैनोरियल ड्यूज, यानी जो ऋण बकाया है जमींदारों के ऊपर किसानों का, उस ऋण के रिकॉर्ड को किसानों ने जला दिया, नष्ट कर दिया। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ नोबल फेल्ड फ्रॉम दियर होम्स। Why? Because they were frightened for the attack of the peasants. वो किसानों के इस आक्रमण से डर गए, तो उन्होंने क्या किया? भाग गए। कहाँ? नोबल फेल्ड फ्रॉम दियर होम्स, अपने घरों को छोड़कर भाग गए। कौन? वो किसान नोबल्स। एंड मेनी, और बहुत से, माइग्रेट टू नाइबरिंग कंट्रीज, और बहुत से नोबल पड़ोस के देश में माइग्रेट कर गए, हस्तांतरित हो गए, स्थानांतरण कर गए, प्रवर्जन कर गए। ये जो किसानों ने काम किया, यानी कैस्टल को लूटा और उस पर अटैक किया, उसके बाद जो भी मैनोरियल ड्यूज थे उसके डॉक्यूमेंट जला दिए। इसके कारण जो नोबल्स थे वो बहुत डर गए, और डरने के बाद क्या हुआ? वो भाग खड़े हुए। भैया जान बची तो लाखों पाए, भाग के चलो, पहले जान बचाओ, और ये सब ड्यूज़ तो बाद में लेते रहेंगे, है ना। जिंदा रहेगी तो फिर लौट कर आएंगे, बात करेंगे इनसे जो आज हमको तंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो ये मोनोरियल ड्यूज़ वाले सारे रिकॉर्ड्स
उन किसानों ने, पीजेंट्स ने जला दिए। तो अब एक वर्ड आता है मोनेरियल ड्यूज। तो व्हाट इज मोनेरियल ड्यूज? लेट्स सी ऑन दिस साइड। मोनेरियल ड्यूज आर द फीस, एक ऐसा शुल्क है दैट पीजेंट्स आर सर्फ ऑफ फार्मर्स, जो किसान और किसान दासों के द्वारा ओ टू द नोबेल्स, ओ टू का मतलब, ओ का मतलब होता है ऋणी होना, कर्जदार होना, लैंड लॉर्ड्स डेप्ट, द नोबेल्स हु इज दियर लैंड लॉर्ड्स। मैन्योरियल ड्यूज आर द फी दैट पीजेंट्स आर सर्फ फार्मर्स ओ टू द नोबेल्स हु इज दियर लैंड लॉर्ड्स। इट मीन्स द डेप्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड्स, यानी कि जो जमींदार हैं उनका ऋण किसके ऊपर? किसानों के ऊपर जो होता है उसी को मोनेरियल ड्यूज बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ नोबेल फेल्ड फ्रॉम दियर होम्स एंड मेनी माइग्रेट टू द नाइबरिंग कंट्री। ये लोग पड़ोसी देश में भाग गए, कुछ तो जान छुड़ा कर भागे और कुछ पड़ोस के देश में चले गए। लुई 16 फाइनली, अब लुई 16 की तो पूछो मत, इनका तो काम लग गया। अब भाई सब छोड़कर भाग गए तो बचे यही। तो जब इनका काम लग गया तो इन्होंने क्या किया? मरता क्या ना करता। लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली, वही नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में जिसने ओथ ली थी कि हम अब फ्रांस में मोनार्ची सिस्टम को एबॉलिश करके नया असेंबली सिस्टम लाएंगे। तो वो थी नेशनल असेंबली, जिसको लुई 16 को रिकॉग्नाइज करना पड़ा, मान्यता देनी पड़ी, एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान को स्वीकार करना पड़ा। अरे नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो इससे अच्छा भैया जिंदा रहना है तो नेशनल असेंबली की बातों को फॉलो करना है। सो लुई 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस पास्ड द लॉ फॉर ओबलाइजिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ओब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। ये क्या कर दिया? 4 अगस्त 1789 को फ्रांस ने क्या पास आउट कर दिया भाई? उसने कहा कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसको समाप्त किया जाए, और जितने सारे ये जो बाध्यताएं हैं फ्यूडल सिस्टम की, ये फ्यूडल सिस्टम की जो बाध्यताएं हैं और जो टैक्सेस हैं उसको क्या किया जाए? एबॉलिश कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। और नष्ट कर दिया गया। नहीं करते तो मार डाले जाते। भीड़ क्या करती? लुई 16 को सैक कर देती जी। द नंबर ऑफ अब द मेंबर ऑफ क्लेरजी, ये कोबरा महोदय क्लेरजी, वर आल्सो फोर्स टू गिव अप दियर प्रिविलेजेस, इनके ऊपर दबाव बनाया गया था कि अपना विशेषाधिकार छोड़ो, और इन्हें अपना विशेषाधिकार जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? जो इन लोगों का हुआ है इनका भी वही होता। टीथेज वेर एबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वेर कन्फिस्केटेड, यानी जो टीथे टैक्स लेता था चर्च, एक प्रकार के धार्मिक कर थे जो चर्च लेते थे किससे? किसानों से। उस टीथे टैक्स को भी एबॉलिश किया गया, और जो चर्च की ज़मीन थी उस पर किसानों ने कब्जा कर लिया। फ्रांस की जनता ने उस ज़मीन को कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया। कहा छोड़ो, तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत लूटे खाए हो हम लोगों को, एक एक पसीने की बूंद का बदला लूँगा। राजा जी तुमसे भी और क्लेरजी जी तुमसे भी। नोबेल्स की तो कंडीशन आप देख ही रहे हैं बेचारे, है ना। अब फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब फ्रांस क्या बन गया? एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया फ्रांस में, यानी नेशनल असेंबली का कानून राजा को मानना पड़ा। तो इस तरीके से जो फ्रांस बना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम बन गया फ्रांस में, यानी जो राजा होगा अब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? वही जो नेशनल असेंबली ने कब बनाया था? 4 अगस्त 1789 को पास जो किया नेशनल असेंबली ने, उस कानून को अब राजा को मानना पड़ेगा। अब इसमें क्या था? द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट, नेशनल असेंबली ने एक प्रारूप तैयार किया
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। कब? इन 1791, विच मेन ऑब्जेक्ट, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? वाज टू लिमिट, कंट्रोल कर देना, लिमिट कर देना, द पावर ऑफ द मोनार्च। यानी इस नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट तैयार किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मोनार्च के पावर को लिमिट में कर दिया गया, कंट्रोल्ड कर दिया गया। यानी कि अब राजा के नाक में नकेल डाल दी गई। अब राजा अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता। जैसे गांव देहात में देखिए, जो बहुत दुष्ट बैल या गाय भैंस होती है, उसके कारण नाक में नकेल डाल देते हैं, रस्सी डाल देते हैं। क्यों? ज़्यादा दुष्टई करोगे तो यही होगा। तो नाथ लगाए दीन उन्होंने, क्या कह दीन? नाथ लगाए दीन। अब भागो, भाग नहीं पाओगे भाई, नाक छेद दिया गया जब जानवर का, तो भाग पाएगा क्या? नहीं। तो जो दादा दुष्ट होता है उसके साथ यही घटना घटती है। तो ध्यान रखिए, दुष्टई उष्टई ना कीजिएगा आप लोग, नहीं तो पापा भी नकेल डाल देंगे नाक में आप लोगों के। ठीक। द पावर वेर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड, जो शक्तियाँ थीं उसको असाइंड किया गया, दिया गया और सीमित किया गया, बांट दिया गया। शक्तियों का बंटवारा, यानी पावर, सेपरेशंस ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। कहाँ कहाँ बांटा गया शक्तियाँ? तो सबसे पहले द लेजिस्लेचर, नेक्स्ट द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, यानी विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया। क्यों? ताकि कोई शक्ति को प्राप्त करके पागल ना हो जाए कि आई हैव अ लॉट ऑफ पावर इन माई हैंड, है ना। तो सो द पावर ऑफ फ्रांस वाज सेपरेटेड इन द लेजिस्लेचर, इन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave the power of making laws in the hand of नेशनल असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का, उसने पावर दे दिया, शक्ति दे दिया नेशनल असेंबली को। फॉर व्हाट? मेकिंग द लॉ, कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में आ गई? अब राजा से निकल करके नेशनल असेंबली में आ गई। अरे आपको पता होना चाहिए कि लुई XIV कहता था कि मैं जो कह रहा हूँ, माई वर्ड्स आर, वी से आर द ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन, माई वर्ड्स आर ऑलरेडी द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे शब्द ही संविधान हैं, मेरे शब्द ही लॉ हैं। लुई XIV क्या करता था? माई वर्ड इज ऑलवेज द लॉ, द रूल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी लुई XIV, उसी का तो वंशज है लुई XVI। लुई XIV के ज़माने में ही भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबल हुई थी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ ले कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्टेबल हुई, उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई XIV, एंड वहाँ का जो मिनिस्टर था वो था कोलबर्ट। और फ्रांस की कंपनी इंडिया में क्या स्टेबल हुई? 1664। इसको हम शायद चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चर्चा करेंगे आपसे जब आप क्लास 10th में जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो वहाँ पर चर्चा होगी कि कौन सी कंपनी भारत में कब आई, एंड सो ऑन। तो अब पावर को कहाँ कहाँ असाइन कर दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा? पहले तो लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave the power of making laws in the hand of National Assembly, which was indirectly elected। यानी नेशनल असेंबली के जो मेंबर थे, जिनको पावर दिया गया था कानून बनाने का, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आए थे, डायरेक्ट नहीं। द इलेक्शन ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। द नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स व्हिच वर चूजन बाय एक्टिव सिटीजन्स। जो ये इलेक्शन हुए नेशनल असेंबली के, उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो इलेक्टोर्स थे, जो भी मतदाता थे, वो एक्टिव सिटीजन थे। अब हु वर एक्टिव सिटीजन्स एंड हु वर पैसिव सिटीजन्स? आइए देखते हैं हु वर एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, एक्टिव और कौन थे पैसिव। एक्टिव सिटीजन कंप्राइजेस ऑफ
ओनली मैन, केवल आदमी थे अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा थी, वो क्या थे? एक्टिव सिटीजन थे। अभी उसने कुछ कंडीशंस, अभी सारे नहीं हैं, रुकिए, अभी धैर्य रखिए, सारे ऐसे लोग नहीं हैं कि जो सभी 25 वर्ष के हैं वो सारे एक्टिव सिटीजन्स हैं, नहीं। हियर इज सम बाउंडेशन फॉर द एक्टिव सिटीजन्स। लेट्स सी, हु पेड टैक्स इज इक्वल, जो टैक्स पे करता है किसके बराबर? एट लीस्ट 3 डेज ऑफ ए लेबरर वेजेस, 3 दिन की मजदूर के मजदूरी के बराबर जो सिटीजन टैक्स पे कर रहा था वही एक्टिव सिटीजन था। एंड रेस्ट सिटीजन्स आर पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन मीन्स हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस, जो 3 दिन की मजदूरों की मजदूरी के बराबर जो आदमी टैक्स पे कर रहा था और जिसकी उम्र 25 वर्ष थी वही एक्टिव सिटीजन से। एंड द रेस्ट सिटीजन्स आर पैसिव सिटीजन्स, और इसके बाद जो बचे लोग थे वो सब पैसिव थे, यानी उनको इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं था या उनको चांसेस नहीं मिलते थे। चांसेस किसके मिलते थे? जो 25 साल के हों और जो लोग 3 दिन के मजदूरी, जो मजदूरों को 3 दिन की मजदूरी मिलती है उसके बराबर वो टैक्स पे करते हों, वो थे एक्टिव सिटीजन्स। बाकी जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं वो पैसिव सिटीजन थे। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, इस समय फ्रांस का संविधान कैसा था? अब देखते हैं, ये सब घटनाएं जब घट गई तो फ्रांस का संविधान कैसा था। लेट्स सी, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन का जब डिक्लेरेशन हुआ तो किस पर हुआ? राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी जो नागरिक हैं और जो मानव हैं उनके अधिकारों को लेकर के, अधिकारों के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया। राइट सच एज द राइट टू लाइफ। अब कौन कौन से राइट्स थे, कौन कौन से ऐसे राइट्स थे जो कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया? लेट्स सी, राइट्स टू लाइफ, जीवन का अधिकार पहला। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का अधिकार होगा। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप अपना विचार रख सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कानून के समक्ष समानता को रेखांकित किया गया है? टेल मी प्लीज, राइट इन द कमेंट बॉक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इक्वलिटी बिफोर लॉ को डिनोट किया गया है, इंडिकेट किया गया है? इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य का कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करे, ईच सिटीजन्स, सारे नागरिकों की, किसकी सुरक्षा? नेचुरल राइट्स, उसके जो प्राकृतिक अधिकार हैं उन सब के प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी गई। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द नेशनल असेंबली वाज इस्टेब्लिश्ड इन 4 अगस्त 1789 एंड द लॉ वाज पास्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाज पास्ड 1791। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये सरकार की जिम्मेदारी है, टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स, की प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। कौन से राइट्स? जो नेचुरल राइट्स हैं, जो हमको नेचर ने दिए हैं। अब नेचर ने हमको कौन कौन से राइट्स दिए हैं? लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू लाइफ, यही नेचुरल राइट है। ये जीवन जीने का अधिकार आपको नेचर की तरफ से मिला है, प्रकृति की तरफ से प्रदत्त है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी नेचुरल राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये भी नेचुरल राइट्स हैं। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी नेचुरल राइट्स ही माना जाता है। तो इस तरीके से ये जो सारे राइट्स थे इनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार स्टेट को दिया किसने? अरे भाई, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन ने। फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ 1791 में, उसने ये अधिकार दिया स्टेट को, यानी नागरिकों की पूरी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? स्टेट की। तो ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक। और अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा वेरियस पॉलिटिकल सिंबल। कौन कौन से सिंबल्स थे
जिसमें हम फ्रांस को देखेंगे कि कौन कौन से उनके राजनीतिक सिंबल्स थे। जैसे भारतीय सिंबल्स क्या हैं, तो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल फ्लावर है, लाइक दिस टाइप नेशनल एनिमल है। तो इसी तरीके से फ्रांस में भी कुछ नेशनल सिंबल्स थे, उनके विषय में हम अगले टॉपिक में या अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। वो रहेगा पार्ट 4। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद।